गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ गरिमा सिंह। आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है, भाषा का परिचय, परिभाषा, प्रकार और प्रत्येक जगह के भाषा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा का परिचय है ये। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त करना होता है। व्यक्त करना जैसे कि कोई बात, किसी बात को बताना। जैसे कि मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाषा क्या होता है, तो मैं व्यक्त कर रही हूँ। इस व्यक्त करने को ही भाषा कहते हैं। और ये जो भाषा शब्द है ये भाष धातु से मिला है, जो कि संस्कृत से लिया गया है। अगला है भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं। इसके पहले जो हेडिंग था वो था भाषा किससे मिलकर बना है, कहाँ से उद्गम है। अब है भाषा की परिभाषा। हम भाषा को कैसे समझेंगे। तो परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार अथवा भाव भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार स्पष्टता से समझ सकता है। जैसे कि भाषा के द्वारा ही हम किसी को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे बातों का अर्थ क्या है, हम उसे बताना क्या चाह रहे हैं। भाषा का सामान्य अर्थ यही हुआ कि हमारी भाषा को हम जो बोल रहे हैं उसको भली भांति दूसरों तक पहुंचाना, स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। उदाहरण एक रखा है जो कि है, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ या फिर मैं प्रयागराज जा रही हूँ। तो इसमें स्पष्ट है कि कोई है जो कह रहा है कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ। अगला टॉपिक है भाषा के अंतर्गत भाषा का विकास का चरण। भाषा का विकास कितने चरण में हुआ। तो भाषा का विकास मुख्यतः 3 चरण में हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, भाषा के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में बोली है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में तक सीमित रहता है। हम लोग जो बातें करते हैं घरों में, और वो ये बोली का अर्थ ये है कि ये एक एरिया वाइज होता है, ग्राम में, ग्राम परिसर में इतने ही दूर में रहता है। क्योंकि इसका भाषा अलग अलग जगहों पे अगर देखा जाए तो यूपी में ही कई जगह की भाषाएं अलग अलग तरीके से हैं। तो जैसे कि यहाँ अभी प्रयागराज की बोली जो है थोड़ी सी चेंज है गोरखपुर की अपेक्षा। वहाँ पे दूसरे टाइप से बोलते हैं और प्रयागराज में दूसरे जैसे, कानपुर में दूसरे जैसे। तो इस टाइप से चेंज है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। हर एक जगह की बोली चेंज होती है। लेकिन ये जो हमारी बोली है प्रथम चरण की, ये ग्रामीण क्षेत्र की है। और विभाषा जो है, विभाषा एक जिला स्तर तक की होती है। मानक भाषा जो यूज़ होता है वो सरकारी क्षेत्र में, जैसे कि ऑफिस हो गया, वहाँ पे मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम अभी तीनों को विस्तार से देखेंगे। हमने भाषा के विकास का चरण पढ़ा। भाषा के विकास का चरण जो कि 3 प्रकार का था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में बोली, द्वितीय में विभाषा और तृतीय में मानक भाषा। अब हम लोग प्रथम चरण को विस्तार पूर्वक देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और चलिए देखते हैं प्रथम चरण में ये हमारा है प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने पॉइंट वाइज नोट किया है। प्रथम चरण में पहले तो ये है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। जैसे कि मैंने बताया ये कुछ क्षेत्र तक सीमित होता है। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली होता है, अलग अलग समझाने का तरीका, समझने का तरीका होता है, जिसको क्षेत्रीय रूप कहते हैं। क्षेत्रीय रूप में वो आएगा, भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। प्रथम चरण में बोली का, इसमें है बोली, प्रथम चरण में बोली आता है,
बोली में बोली को अगर देखा जाए तो भाषा का क्षेत्रीय रूप है बोली, और दूसरा है इसका छोटे क्षेत्र में होता है, सीमित होता है। छोटे क्षेत्र में सीमित, यहाँ पे सीमित होगा, छोटे क्षेत्रों तक सीमित होता है, जैसे कि ग्राम, जिला, मंडल। छोटे क्षेत्र का अर्थ ये है कि इसका विस्तार पूर्ण रूप से नहीं है, किसी क्षेत्र तक सीमित है, जैसे कि जिला, ग्राम, मंडल तक। और इसका यूज़ ऑफिस में भी नहीं होता है, इसलिए इसको छोटा क्षेत्र माना जाता है। छोटे क्षेत्र में सीमित होता है ग्राम, जिला और मंडल। तीसरा है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलाव। जैसे कि मैंने बताया, एक सिटी को लिया जाए, उसमें अलग अलग जगह को लिया जाए, तो वो भाषा, बोली, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, समझने का तरीका, लोगों का व्यवहार एकदम चेंज होता है। तो यहाँ पे है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे कि 200, 300, 500 मान लीजिए, 400, 500 किलोमीटर की दूरी में वो चेंज हो जाता है। 200 किलोमीटर की दूरी में क्षेत्र का बोली भाषा चेंज हो जाता है। लोग वहाँ के दूसरे जैसे बोलते हैं और दूसरे जगह के दूसरे जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलाव। कोई निश्चित लिपि नहीं है और बदलाव होता है। कोई निश्चित लिपि नहीं है। नंबर 5 है साहित्यिक रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। साहित्य में जो रचनाएं की जाती हैं तो इस बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। साहित्यिक रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, बोली पाई जाती हैं। साहित्यिक रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। नंबर 6 है बोली का कोई व्याकरण नहीं है। जैसे कि कई भाषाओं का मिक्स, कई बोलियों का मिक्स रहता है, तो इसका यह है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं है। 7वां है देशज या स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। देशज या स्थानीय, जहाँ के लोग हैं उसको स्थानीय कहेंगे। जहाँ के लोग रह रहे हैं वहाँ का अगर बोली है तो वो स्थानीय बोली है, तो वो स्थानीय भाषा कहलाएगा। देशज या स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। 8वां नंबर है भाषा का घरेलू रूप है। बोली जो है वो भाषा का घरेलू रूप है। ये हमारा रहा प्रथम चरण, भाषा का प्रथम चरण, जो कि बोली के अंतर्गत आता है। बोली के अंतर्गत इतने पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, समझने में आसानी है होगी। तो अब देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में विभाषा है। विभाषा के अंतर्गत क्या क्या है? हमारे भाषा के विकास के चरण में द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने पहला पढ़ा, पहला चरण में बोली था। द्वितीय चरण में विभाषा है। प्रथम चरण बोली, द्वितीय चरण विभाषा, तृतीय चरण मानक भाषा। तो विभाषा के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे विभाषा क्या है, विभाषा के चरण के अंतर्गत आते क्या हैं। तो पहला है क्षेत्र। उसमें तो क्षेत्र व्यापक नहीं था, सीमित था। बोली में क्षेत्र सीमित था, इसमें क्षेत्र जो है वो व्यापक है, कई मंडल, राज्यों तक विस्तार। मतलब कि पहले का अपोजिट ये है। प्रायः साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं, उसमें नहीं पाई जाती थी, इसमें पाई जा रही हैं। निश्चित लिपि होती है, उसमें नहीं था, इसमें है। इसमें वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं था, वैज्ञानिक का नाम भी नहीं था, इसमें तो अभाव है। इसमें वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव है, व्याकरण का अभाव है। तो इसके 5 पॉइंट हैं। पहला, क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा, प्रायः साहित्यिक रचनाएं पाई जाती हैं। तीसरा, निश्चित लिपि होती है। और
इसमें वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है। 5वां है व्याकरण का अभाव होता है। इसका विभाषा, द्वितीय चरण विभाषा, और सी है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा से ही पता चल रहा है कि इसको माना गया है। अब माना कहाँ गया है? जैसे कि सरकारी कर्मचारी और ऑफिस में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो इसमें प्रशासनिक कार्यों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों या स्थल, प्रशासनिक कार्यों या स्थल में प्रयोग। तृतीय चरण मानक भाषा प्रशासनिक कार्यों स्थल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। तो ये हमारा है बी है द्वितीय चरण विभाषा, तृतीय मानक भाषा और बोली पहला खत्म हो चुका है। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट वाइज मैंने कोशिश किया है बताने की, समझाने की। अगला टॉपिक है भाषा के तृतीय चरण के कुछ पॉइंट हैं। पिछले में मैंने बताया कि तृतीय चरण में कौन सा किस बोली के अंतर्गत है, इसमें विभाषा आता है, मानक भाषा, सॉरी। प्रथम चरण में बोली, द्वितीय चरण में विभाषा तथा तृतीय चरण में मानक भाषा। मानक भाषा के बारे में मैंने कुछ बताया थोड़ा सा। अब आगे है तृतीय चरण का। मानक भाषा में पॉइंट है जो जिससे याद रहेगा मानक भाषा क्या होता है। और आगे आगे देखते हैं। पहला है व्याकरण सहित। व्याकरण रहित या व्याकरण सहित शब्द होते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली, इसमें वैज्ञानिक शब्दावली होती है। मानक भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली होती है। और तीसरा है प्रशासनिक कार्यों या अध्ययन के क्षेत्र में। प्रशासनिक कार्य जैसे ऑफिस का काम हो गया, कंपनी में कोई बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो वो जो बोली भाषा का प्रयोग हुआ वो मानक भाषा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दिया गया प्रशासनिक कार्यों या अध्ययन के क्षेत्र में, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूलों कॉलेज में, तो वो हो गया अध्ययन के क्षेत्र में। कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता इस बोली की कानूनी मान्यता है। और पांचवा है कई क्षेत्र राज्यों देशों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। मानक भाषा कई देश राज्य में फैला हुआ है। तो ये हमारा रहा भाषा। भाषा के चरण में 3 चरण थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। और प्रथम में था बोली, द्वितीय में विभाषा और तृतीय में मानक भाषा। बोली क्या होता है, विभाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, तीनों के बारे में हम लोगों ने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक है राजभाषा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजभाषा नहीं जानेंगे तो हिंदी मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। तो इसको अंग्रेजी में
ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें सरकारी, ये जो भाषा है राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जाता है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि याद रहे। और दूसरा है प्रशासन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई आदेश दे रहा है या फिर निर्णय ले रहा है, कोई किसी को आदेश दे रहा है प्रशासन के कार्यों में, तो वो राजभाषा के अंतर्गत होगा। अगर वो कोई निर्णय भी ले रहा है तो वो भी राजभाषा के अंतर्गत होगा। अगला है अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार्य, मतलब मैक्सिमम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, स्वीकार कर लिए हैं इस भाषा को, तो वो यह है अधिकतर जनसंख्या को स्वीकार, लिखनी पढ़नी, मतलब लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली अधिकतर भाषा जो है वो है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला है कानून द्वारा घोषित, ये कानून तौर पे भी घोषित है। इसके राजभाषा के 2 प्रकार हैं। राजभाषा के प्रकार, इसके 2 प्रकार हैं। पहला है संघ और दूसरा है राज्य। ये जो दोनों हैं ये राजभाषा के प्रकार हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रकार हैं। पहला है संघ और दूसरा है राज्य। इसको अंग्रेजी में स्टेट बोलते हैं एंड संघ को यूनियन। तो ये है राजभाषा के प्रकार, जिसके 2 प्रकार हैं, संघ और राज्य। तो ये हमारा रहा भाषा के चरण और राजभाषा तथा राजभाषा के प्रकार। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।